तो आज हम चर्चा करेंगे भारत में शिक्षा का विकास का। नेक्स्ट टॉपिक है कोठारी शिक्षा आयोग। ये जो स्वतंत्रता के बाद में दो आयोग गठित किए गए, एक राधाकृष्ण आयोग था जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, और एक है कोठारी शिक्षा आयोग। इसका क्या उद्देश्य था कि शिक्षा के सभी पक्षों तथा चरणों के जो एक साधारण सिद्धांत बनाना, उनकी नीतियाँ बनाना तथा एक राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार करना। कि शिक्षा के दो पक्ष थे, आंगल, प्राच्य, दो पक्ष थे। यहाँ तक जब तक देश आज़ाद हुआ, आपकी जो रेलिवेंसी थी वो ख़त्म हो गई आंगल प्राच्य की। उन्होंने एक सम्मिलित रूप से विकास करने का सोचा तथा जो राष्ट्रीय नमूना किस प्रकार शिक्षा की रूपरेखा होनी चाहिए, तो वो तैयार करने के लिए कोठारी आयोग का गठन 1964 और 66 के बीच में किया गया था। इसको बाकी अदर कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम में जो कंट्रीज जाती थी उनके द्वारा भी सहायता प्रोवाइड किए गई इस आयोग को। तो इसमें क्या क्या था हम पढ़ेंगे, सिफारिशें क्या क्या थी। नेक्स्ट है सस्ती पुस्तकें उपलब्ध करवाना। जब आम जन तक सस्ती पुस्तकें उसको उपलब्ध कराएंगे तभी तो शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार होगा। क्योंकि उस ज़माने में ऐसी शिक्षा थी तथा जो इकोनॉमिक कंडीशन थी इंडिया की वो भी बहुत ही डाउन थी। ज़्यादा अच्छे इकोनॉमिक कंडीशन नहीं थी जनसाधारण की, तथा इनको उत्तम बनाना और जो किताबें की जो क्वालिटी थी उसको उत्तम बनाना। क्योंकि यहाँ पे इंडिया में क्या होता है कि एक ही किताब से कम 3-4 जनरेशन पढ़ लेती है, सॉरी 3-4 साल तक जो पढ़ाई होती है। इस कारण जो इनको उत्तम बनाएंगे तो बार बार पैसा लगेगा नहीं, तथा क्वालिटी अच्छी रहेगी। नेक्स्ट था 14 वर्ष तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना। कि जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा। ये कहाँ से कहानी शुरू हुई? ये 1906 से हुई, जहाँ जब सबसे पहले बड़ौदा के जो शासक था रियासत का, उसने अनिवार्य शिक्षा लागू की थी। उसके बाद इसने भी वही सिफारिश की कि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दें। नेक्स्ट था कृषि तथा औद्योगिक शिक्षा का विकास किया जाए। जो कृषि तथा औद्योगिक शिक्षा है उसका विकास किया जाए, क्योंकि इस समय भारत की ज़्यादा से ज़्यादा जो जनता थी वो कृषि पे डिपेंडेंट थी। उपज इतनी होती नहीं थी क्योंकि ये जो क्लाइमेट कंडीशन ऐसी थी, बारिश ज़्यादा होती नहीं थी तथा उन्नत बीज तो उन्नत साधनों का अभाव था। दूसरा औद्योगिक शिक्षा का विकास, उद्योग धंधे उतने थे नहीं, अंग्रेजों ने ज़्यादा शोषण किया, तो औद्योगिक शिक्षा का विकास भी बहुत ही जरूरी था। नेक्स्ट था राष्ट्रीय आय का 6% हिस्सा शिक्षा पर एक्सपेंड करना। कि जो नेशनल इनकम है उसका कम से कम 6% हिस्सा इस पर शिक्षा पर खपाया जाए। नेक्स्ट था 3 भाषाई सूत्र। एक था मातृभाषा, दूसरा अंग्रेजी तथा तीसरा क्षेत्रीय भाषाओं का विकास। नेक्स्ट है अध्यापक प्रशिक्षण, जो टीचर ट्रेनिंग था। इसका सबसे पहले 4 सूट का जो डिस्पेच था उसमें भी ये पॉइंट शामिल था। नेक्स्ट था विज्ञान अनुसंधान शिक्षा का सामान्यीकरण। जो विज्ञान और रिसर्च है, रिसर्च सेंटरों की स्थापना की जाए तथा साइंटिस्टों के लिए एक अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के दृष्टि से एक सामान्यीकरण किया जाए। नेक्स्ट है शिक्षा विकास हेतु नवीन प्रयास। और क्या क्या प्रयास किए गए शिक्षा के विकास के लिए, उनमें हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले 1976 में समवर्ती सूची का विषय बनाया गया। ये किसका सिफारिश था? ये सिफारिश था राधाकृष्ण आयोग, 1946 राधाकृष्ण आयोग। नेक्स्ट था 49 राधाकृष्ण आयोग के सिफारिश के आधार पर इसको बनाया गया समवर्ती सूची का विषय। नेक्स्ट था कि 1986 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी फिर से लागू की गई, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। 2002 में 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। ये संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक कमेटी बनाई गई थी, एक समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे MN वेंकटचलैया। उन्होंने ये सिफारिश की कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा को फंडामेंटल राइट बना दिया गया। 2010 में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के लिए बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, जिसमें केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार को इसको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया। नेक्स्ट है तकनीकी शिक्षा का विकास। तकनीकी शिक्षा का विकास के तौर पर भारतीयों के लिए कुछ नहीं किया गया। जो कॉलेजें थे उसमें वो अंग्रेज़ों के लिए ही था। अंग्रेज लोग उसमें जो टेक्निकल शिक्षा हासिल किया करते थे। सबसे पहले 1847 में रुड़की में
की स्थापना की गई। उसके बाद कलकत्ता में स्थापना की गई, जो ये सारी इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसमें 1858 में पुणे, जिसको मुंबई यूनिवर्सिटी सम्मत किया गया, जो 3 यूनिवर्सिटियाँ स्थापित की गई। जो फर्स्ट चार्ल्स वुड्स का डिस्पेच था, उसमें भी ये कहा गया कि जो 3 प्रेसिडेंसी नगर है, कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास में एक एक यूनिवर्सिटी लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर स्थापित किया जाना चाहिए। तो ये इसको मुंबई से सम्मत किया तथा गुइंडी इंजीनियरिंग कॉलेज, इसको मद्रास कॉलेज विश्वविद्यालय से सम्मत किया गया तथा 1835 में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई कलकत्ता में तथा पोस्ट एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना की लॉर्ड कर्जन। यद्यपि लॉर्ड कर्जन प्रतिक्रियावादी आदमी था, लेकिन उसने शिक्षा तथा बाकी चीज़ों में विकास में बहुत बढ़ावा दिया। अभी हम चर्चा करेंगे मूल्यांकन। अंग्रेजी शिक्षा नीतियाँ थी, उनका क्या मूल्यांकन है, उसमें एक एक टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने सबसे पहले वाली वीडियो में देखा था कि जो भारतीय प्रबुद्ध भारतीय तो ऐसा ही मशीन नहीं लिया है। उन्होंने ये मांग की कि आधुनिक प्रबुद्ध भारतीय तथा मिशनरियों के प्रयास। मूल्यांकन। इसमें क्या है, जो अंग्रेज की जो शिक्षा नीति थी उसमें ज़्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे ही प्रयास चल रहा था। इसमें सबसे पहले है प्रबुद्ध भारतीय मिशनरियों के प्रयास। इसमें जो प्रबुद्ध भारतीय तथा जो मिशनरियाँ थी ईसाई, उनके प्रयास थे। उन्होंने क्या किया, सेकुलर शिक्षा दी जाए, मॉडर्न शिक्षा दी जाए तथा वेस्टर्न पाश्चात्य शिक्षा, आधुनिक शिक्षा तथा सेकुलर जो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा है वह प्रदान की जाए। भारतीयों ने इसलिए कहा क्योंकि ये सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विकास चाहते थे तथा मिशनरियों ने इसलिए कहा क्योंकि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार चाहते थे। नंबर 2 है ब्रिटिश शासन की सुदृढ़। इन्होंने क्यों किया ऐसे शिक्षा नीतियों का विकास? मिशनरियों के प्रयास थे, उसमें था कि जो परंपरागत जो भारतीय रीति रिवाज है, जो आज था, उसमें समाप्त हो गई तथा ईसाई धर्म ये कबूल कर लेंगे, जिसके कारण इनकी जो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति जो शत्रुता का भाव है वो खत्म हो जाएगा तथा ब्रिटिश शासन की सुदृढ़ता होगी तथा उसकी साम्राज्यवाद की नीति का सहयोग किया जाएगा। नेक्स्ट था 3 नंबर ब्रिटिश वस्तुओं की मांग। नेक्स्ट उद्देश्य था इनका कि जो शिक्षित भारतीय वो ब्रिटिश वस्तुओं उनकी मांग ज़्यादा करेंगे तथा इसके कारण बाजार में खपत ज़्यादा बढ़ेगी। नंबर 4 था प्रशासनिक सहयोग। ब्रिटिश क्या चाहते थे कि लो लेवल, जितनी निम्न स्तरीय प्रशासनिक पद थे उस पर भारतीयों को शामिल करना चाहता था, इसलिए शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी। नंबर 5 1844 के बाद इन्होंने इंग्लिश, जो अंग्रेजी पढ़ा हुआ भारतीय, उन्हीं को जो प्रशासनिक सेवाएं उनमें शामिल किया करते थे। उससे पहले जो परंपरागत शिक्षा है उसके जो भारतीय पढ़े लिखे थे उनको शामिल किया जाता था, लेकिन जो नई नई जो राजस्व प्रणालियाँ आई तथा उनकी जो औद्योगिक तथा प्रशासनिक नीतियाँ आई उसके वो रेलिवेंट नहीं थी, इसलिए 1844 के बाद जो इंग्लिश पढ़ा हुआ भारतीय था उसी को प्रशासनिक सेवा में जो लो लेवल के स्तरीय पद थे, निम्न स्तरीय, उसमें उनको शामिल किया जाता था। नंबर 6 है महिला शिक्षा की उपेक्षा। ब्रिटिशों ने महिला शिक्षा की उपेक्षा की, इसके 2 कारण था। दूसरा, इनके प्रशासन तथा ब्रिटिश साम्राज्य में कोई सहयोग नहीं था किसी प्रकार का भी, और दूसरा जो रूढ़िवादी परंपराएं, जो रीति रिवाज थे, उनके कारण महिला शिक्षा की उपेक्षा की गई। नंबर 7 है जनसाधारण की उपेक्षा।
जनसाधारण की भी उपेक्षा हुई, क्योंकि शिक्षा का जो प्रसार था वो ओनली उच्च वर्ग तथा मध्यम वर्ग तक ही था। क्योंकि अंग्रेज ये चाहते थे कि ये जो भारतीय वो खून तथा रंग से इंडियन हो, लेकिन जो बुद्धि, विचार, मापदंड तथा बाकी चीज़ें हैं, प्रज्ञा, इसकी तरफ से वो एक अंग्रेज की तरह कार्य करे, जिसके कारण अंग्रेजी साम्राज्य को सुदृढ़ किया जा सकता है। तो नेक्स्ट है 8 नंबर, महंगी शिक्षा। इसमें भी यही था कि जो उच्च वर्ग है तथा मध्यम वर्ग है वही शिक्षा को हासिल कर सके, बाकी तक ये पहुंच से बाहर था ये शिक्षा। क्योंकि महंगी शिक्षा हासिल करना, इसीलिए तो लगभग 19वीं शताब्दी में लगभग 92% शताब्दी में जो शुरुआत में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में 19वीं के लास्ट में जो 92% अशिक्षित भारतीय थे। अभी सोच लो किस तरह पर और कितने बड़े पैमाने पे अशिक्षा थी इंडिया में। नंबर 8 है तकनीकी शिक्षा के ऊपर। जो तकनीकी शिक्षा है, जैसे रुड़की वगैरह में 1847 में इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना की गई, लेकिन वो भारतीयों की नहीं लाई थी, वो अंग्रेजी जो लोग थे उनको तकनीकी शिक्षा देने के लिए किया गया था। इस प्रकार यह था अपना भारत में शिक्षा का विकास। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो भू राजस्व बंदोबस्त है, महलवारी, रेतवारी तथा जो स्थायी बंदोबस्त है, उनके बारे में चर्चा करेंगे।